Today we are going to discuss in details about the human digestive system. Now listen to me carefully. Earlier we discussed about what is nutrition and what are nutrients. I think you people will be clear about what actually nutrition means and what are the nutrients. So what kind of nutrition in human we have? Humans के अंदर न्यूट्रिशन की टाइप कौन सी होती है? एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic. Holozoic nutrition includes very important steps. Five very important steps that are included in Holozoic nutrition. Most of the animals, including humans, they have Holozoic nutrition. जिसमें फूड जो है, जो एक पाइप लाइक कैनाल होती है उसमें से गुजरती है वो फूड जो है, और वहीं पे उसकी डाइजेशन होती है, वहीं पे उसकी एब्जॉर्प्शन होती है. और उसमें 5 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व है, 5 और 6. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पहले नंबर पे अगर मैं आपको बताऊं तो है यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है. So the 5 basic steps that are involved in holozoic nutrition are: first of all, ingestion, the process of taking in food. खाना खाने का जो प्रोसेस है, लुकमा मुंह में ले जाने का प्रोसेस जो है, इसको इंजेशन कहते हैं. नंबर 2 इज डाइजेशन. डाइजेशन क्या है? वो जो हमने फूड इनटेक की है, उस फूड का ब्रेक डाउन. जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है. कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस तरह. तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है और सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है. तो ये कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इट इज नोन एज डाइजेशन. डाइजेशन के बाद फूड जो है अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड के अंदर एंड लिम्फ के अंदर, और फिर वो जो ब्लड है उस फूड को लेकर तमाम बॉडी पार्ट्स तक जाता है. जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो फूड अब्जॉर्ब हो गई होती है, ब्लड उस अब्जॉर्ब फूड को बॉडी के तमाम सेल्स तक लेके जाता है ताकि रेस्पिरेशन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा, एसिमिलेशन. जब वो फूड जो है तमाम सेल्स तक पहुंच जाएगी, वो सेल्स उस फूड को लेंगे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेक डाउन होगा, जिसको हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, ठीक है. और उससे एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से हम काम करते हैं डिफरेंट. इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ द अब्सॉर्ब्ड फूड. वो जो फूड जो है ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो गई थी, ब्लड उसे डिफरेंट हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक लेके जाएगा. सेल्स उन उस फूड को यूटिलाइज करेंगे. उस सेल का यूटिलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली रेस्पिरेशन है. इस प्रोसेस को, यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड को हम एसिमिलेशन कहते हैं. फिर उस फूड के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डेफिकेशन. इसे ईजेशन भी कहते हैं, EGESTION. इंजेशन, टेकिंग इन फूड. ईजेशन, टेकिंग आउट ऑफ फूड, ठीक है. और ईजेशन को, यानी फूड के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसको डेफिकेशन भी कहते हैं. सो दीज आर द 5 बेसिक स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्वड इन ह्यूमन डाइजेशन, और इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो वो एनिमल जिनमें ये 5 स्टेप्स होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स होंगे, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. हो सकता है कि ये आपकी बुक में ना यहाँ पे लिखा हो, लेकिन दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट आर डेफिनेटली इन्वॉल्वड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. अच्छा, अब आप देखें, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं. एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल जो है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ से स्टार्ट होके ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर चलता है. स्टमक, स्टमक से
स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने कर्व्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन फिर एंड ये एनस। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर राइट स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, दिस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ठीक हो गया। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट ऑर्गन्स आ रहे हैं। हमने यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ऑर्गन सिस्टम। हमने सेल लेवल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था, टिश्यू लेवल पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। ये सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें डिफरेंट जो है ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला ऑर्गन जो है वो हमारा माउथ है, उसके बाद उसोफेगस, ठीक है, नंबर थर्ड फिर स्टमक है। स्टमक में जब फूड आती है तो इसके साथ जो स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर हमारे एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी आते हैं, वो ऑर्गन जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे लिवर है, लिवर के साथ ये स्टमक की बैक साइड पे देखें ये पेंक्रियाज दिखाया गया है, ठीक है। ये दोनों जो है इनमें फूड आती तो नहीं है, लेकिन ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। फिर जो है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की डाइजेशन में कंप्लीट हो जाती है, फिर अब्जॉर्प्शन होना होती है, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। ठीक हो गया जी। बेटे मैं आपको बता दूंगा उमैमा कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अभी प्लीज बेटे जरा सुन लीजिए। ओके, राइट्स, हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ हमारा, इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। हमारे माउथ में क्या क्या चीजें होती हैं हमारे माउथ में, देखिए जो एक तो हमने अगर आपको याद हो टीथ के बारे में पढ़ा था, कभी टीथ के बारे में पढ़ा हो। यस बेटे रानिया, आई विल अपलोड इट, ठीक है। अब प्लीज बेटे जरा आप तवज्जो से सुन लीजिए ये सारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और मैं अब ये भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, डोंट यू वरी, डोंट यू वरी। ओके, ओरल कैविटी की बात हो रही थी। ओरल कैविटी, हमारे माउथ में कौन कौन से जो एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, एक तो टीथ आते हैं, हमारे दांत, फिर हमारी जुबान, टंग, हमारे लोअर जॉ जो कि मूवमेंट शो करता है, हमारा अपर जॉ मूवमेंट इतनी शो नहीं करता, हमारा लोअर जॉ मूवमेंट शो करता है, ठीक है। और फिर स्लाइवा आता है। हमारी जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन दो किस्म की, टू टाइप्स की होती है। एक को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन वो डाइजेशन होती है जिसमें मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और फूड को वो ब्रेक डाउन करते हैं, उसे फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। इसे मैकेनिकल भी कहते हैं, जैसे दांतों के एक्शन की वजह से च्यूइंग ऑफ फूड, जो खाने का चबाना है, फूड का चबाना जो है, ये फिजिकल डाइजेशन में आता है। टंग का जो रोलिंग एक्शन है, हमारी जुबान का जो रोलिंग एक्शन है, फिजिकल डाइजेशन में आता है। हमारे जो उसोफेगस से फूड का पास होना, ठीक है, इसमें मूवमेंट ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक की वॉल्स जो है फूड को प्रेस करती हैं, ठीक है, इसे चर्निंग एक्शन भी कहते हैं। आप जब रीडिंग में आपको करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। हमारे जो स्टमक वॉल्स हैं, जब फूड उसके अंदर एंटर होती है तो फूड को प्रेस करते हैं, वो भी फिजिकल डाइजेशन में आता है। तो ये जो मूवमेंट है फूड का गुजरना, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, देखिए माउथ से फूड स्टार्ट होती है और माउथ से गुजर के एक ही डायरेक्शन में जा रही है फूड, इस यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट को हम पेरिस्टालिसिस कहते हैं। सर आपने सुना होगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी को वॉमिटिंग हुई हो तो डॉक्टर लिखते हैं कि एंटी पेरिस्टालिसिस हो गई है जी, एंटी पेरिस्टालिसिस। एंटी पेरिस्टालिसिस क्या होता है कि फूड का अपवर्ड माउथ की तरफ मूव करना, जिसकी वजह से वॉमिट आती है। लेकिन जब फूड का डाउन द डाइजेस्टिव सिस्टम मूव करना है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, तो इसे पेरिस्टालिसिस कहते हैं। अच्छा, सो आई वाज डिस्कसिंग के फिजिकल डाइजेशन वो डाइजेशन जिसमें मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इज इन्वॉल्व, ठीक है, जैसे च्यूइंग एक्शन ऑफ द टीथ, रोलिंग एक्शन ऑफ द टंग, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ, ठीक है,
चर्निंग एक्शन ऑफ द स्टमक। चर्निंग एक्शन कहते हैं जो स्टमक की वॉल्स होती हैं जब फूड उसमें आती है तो फूड के को प्रेस करती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी बॉल को पकड़ के या फुटबॉल को पकड़ के हाथों से प्रेस करते हैं और वो दब जाता है, तो स्टमक की वॉल भी ऐसे जो है फूड पे प्रेसिंग एक्शन अपना शो करती है ताकि फूड जो है मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके। तो जो मैकेनिकल मूवमेंट है डाइजेशन में उसे हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। फिर दूसरे नंबर पे केमिकल डाइजेशन आ जाता है। केमिकल डाइजेशन में डिफरेंट एंजाइम्स दे आर इन्वॉल्व। एंजाइम के एक्शन की वजह से फूड जो है वो लार्जर, जो फूड के लार्जर पीसीज हैं वो स्मॉलर पीसीज सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन की वजह से जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, और केमिकल डाइजेशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये थ्रू आउट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में केमिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन होती रहती है। हम माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में बेसिकली हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं? टीथ आ रहे हैं, टंग आ रही है, लोअर जॉ की मूवमेंट आ रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइवा आ रहा है जिसे हम अपना लुआब भी कहते हैं, थूक भी कहते हैं। कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो शीशे में खड़े होकर अपनी जुबान को जरा ऊपर को उठाए ना, तो आपको बिल्कुल जुबान के नीचे जहां पे वो लोअर जॉ के साथ अटैच होती है, तो आपको दो छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। वो ये वाले होते हैं। ये मैंने स्पॉटलाइट के जरिए शो कर रहा हूँ। इन्हें स्लाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और ये जुबान के नीचे भी होते हैं, ये हमारी चीक्स वाली साइड पे भी होते हैं, और ये हमारे गले के ऊपर भी होते हैं। यहाँ पर इन्हें स्लाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस स्लाइवा। स्लाइवा क्या होता है? स्लाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस जो है एक आप कह लें एक स्लाइमी लिक्विड होता है जो थोड़ा सा चिपचिपाहट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसमें इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम जो स्पेशली कौन सा इंजाइम होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि जो है डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाए। हमारी जो फूड होती है वो ज्यादातर हमारी स्टेपल फूड कौन सी है? स्टेपल फूड का मतलब ये होता है कि जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हमारी हेल्प कर रही है, उसे स्टेपल फूड कहते हैं। हमारी स्टेपल फूड गंदम की रोटी है, गंदम है। हम इसी की बनी हुई प्रोडक्ट्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टेपल फूड है इसमें कौन सा वो इंग्रेडिएंट है जो हमें सबसे ज्यादा मिलता है? कोई आप में से बता सकता है वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें सबसे ज्यादा गंदम से मिलता है? कैन एनीबॉडी टेल मी उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या है? अब्दुल्ला अरशद, दानियाल भाई, अबू जर। कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है बेटे? वो कार्बोहाइड्रेट तो है। वेरी गुड नवाल बेटे, नवाल का आंसर ठीक है। अबू जर नदीम का आंसर ठीक है, दानियाल भाई का आंसर ठीक है। सबका भाई दानियाल भाई, गुड। इट इज स्टार्च। तो जो हम रोटी जो खाते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा अवेलेबल न्यूट्रिएंट हमारे पास मौजूद है दैट इज स्टार्च। तो हम जो लुकमा रोटी का खाते हैं उसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होती है। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। अगर स्टार्च को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि स्टार्च जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा मॉलिक्यूल। तो इसको अगर ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना है तो इसको सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो ये स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर जो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है। वो एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। उस एंजाइम का नाम है एमिलेज या अमाइलेज, जिस तरह मर्जी आप प्रोनाउंस कर लो, एमिलेज होता है। तो हमारा स्लाइवा बेसिकली क्या है? स्लाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है, और उसमें एंजाइम होता है एमिलेज। जो हम खाना खाते हैं, जो लुकमा मुंह में लेते हैं, वो सबसे पहले हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करते हैं? हम च्यूइंग एक्शन परफॉर्म करते हैं टीथ। हमारे टीथ जो हैं, जो फ्रंट ऊपर वाले फोर और नीचे वाले फोर हैं, इन्हें इंसीजर कहा जाता है। सामने वाले जो चार दांत हैं ऊपर और नीचे दोनों जॉज में, अपर जॉ और लोअर जॉ, इन्हें इंसीजर कहा जाता है। इंसीजर सीजर से निकला, ये कटिंग एक्शन परफॉर्म करता है। हमने कोई भी चीज बाइट करनी हो तो फ्रंट टीथ के जरिए बाइट करते हैं। फिर इन चारों दांतों के इर्द गिर्द जो है, दो ऊपर दो नीचे, हमारे जो है केनाइन टीथ होते हैं। जिस तरह शेर के या चीता के दांत होते हैं ना, जो बड़े बड़े लंबे होते हैं, उन्हें केनाइन कहा जाता है।
तो हमारे माउथ में ये ज़रा छोटे होते हैं, ये ग्रिपिंग के लिए, टेयरिंग के लिए, चीर-फाड़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें ग्रिपिंग टीथ कहा जाता है, वो कैनाइन टीथ होते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी दाढ़ें आ जाती हैं, जिन्हें हम मोलर और प्री मोलर कहा जाता है। तो जो हम च्यूइंग और ग्राइंडिंग एक्शन करते हैं, वो मोलर और प्री मोलर जो हमारी दाढ़ें हैं, उनके ज़रिए हम ग्राइंडिंग एक्शन करते हैं। तो जब हम फूड को चबा रहे होते हैं, बेसिकली हम उसके बड़े-बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और फिर साथ ही सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं। वो सलाइवा माउथ में आता है तो हमारी फूड जो है उस सलाइवा के साथ मिक्स अप होती है। तो हमारी ज़ुबान जो है उस मिक्सिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ताकि जो हमने खाना खाया जिसको हम चबा रहे हैं, वो सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वो क्यों मिक्स हो जाए? ताकि जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होगी तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, वो सॉफ़न हो जाएगी। सॉफ़निंग की वजह से उसको चबाना आसान हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब वो सलाइवा के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तो बेसिकली वो क्या एंजाइम की मिक्सिंग हो रही है फूड के साथ ताकि स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जा सके। तो एमिलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज आप लोगों ने लेमन माल्ट पी होगी या सिंपल माल्ट पी होगी। वो माल्ट में क्या होता है माल्टोज होती है। तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन होती है तो माल्टोज में कन्वर्ट होती है। माल्टोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गया? फिर माल्टोज आगे जाके जब डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी तो फर्दर ब्रेक डाउन होगी, वो मैं आपको आगे जाके ठीक है। तो माउथ में बेसिकली क्या हुआ, मैं अगेन रिवाइज कर देता हूँ। माउथ में हमारे टीथ हैं, टंग है, लोअर जॉ है, स्लाइवरी ग्लैंड है। टीथ की वजह से च्यूइंग एक्शन होना है, फूड को चबाया जाना है। स्लाइवरी ग्लैंड ने स्लाइवा प्रोड्यूस करना है। टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से वो फूड जो है अच्छी तरह स्लाइवा के साथ मिक्स अप होगी ताकि वो फूड सॉफन हो जाए और उसको मजीद चबाना आसान हो जाए। ठीक है। फिर उस स्लाइवा के अंदर एमिलेज है जो कि फूड में प्रेजेंट स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ये हमारे माउथ में हो रहा होता है। ठीक हो गया? और टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से ही हम फूड को स्वेलो करते हैं। टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से हम फूड को स्वेलो करते हैं। जब स्वेलो करने लगते हैं तो गले में फूड आती है। उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। उस रीजन को हम फेरेंक्स कहते हैं। ठीक है? जब गले में फूड आती है तो उसे हम फेरेंक्स कहते हैं। अक्सर कभी आप लोगों ने उजलत में कभी हम खाना खाते हैं तो कोई ना कोई फूड का पार्टिकल या पानी जो है वो हमारी सांस की नाली में चला जाता है, तो हमें फौरन कफिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो हमारी जो ट्रैकिया जो है जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, जो हमारी हवा की नाली है, विंड पाइप ट्रैकिया, वो उसोफेगस से पहले आती है। तो अक्सर जब गला खराब हो जाता है तो डॉक्टर आपको कहते हैं भाई मुंह खोलें। तो जब आप मुंह खोल के गला दिखाते हैं, वो पीछे जो है गले में एक थिंगी सी हैंग कर रही होती है। बलून लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो हैंग कर रहा होता है पीछे गले में। उसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम स्वेलो करते हैं तो वो जो स्ट्रक्चर है वो हमारी ट्रैकिया यानी विंड पाइप के ऊपर आके उसे कवर कर देता है और फिर फूड जो है आसानी के साथ साइडों से गुजर के उसोफेगस यानी फूड पाइप में आ जाती है। अगर हम उजलत में खाना खाएं, जल्दी जल्दी खाना खाएं, जल्दी जल्दी स्वेलो करने की करें, तो वो जो एपिग्लोटस है वो क्या कहते हैं विंड पाइप को कवर नहीं कर पाता और कोई ना कोई फूड पार्टिकल या वाटर जो है वो विंड पाइप में चला जाता है और हमें सिवियर कफिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कफिंग की वजह से फिर वो फूड पार्टिकल या पानी बाहर आता है, या तो हम स्वेलो कर लेते हैं या उसे स्पिट आउट कर देते हैं। ठीक हो गया? तो फूड जो है टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से गोल गोल स्ट्रक्चर में एक बॉलस उसे कहते हैं, बॉल में एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है। वो किसकी वजह से? टंग के रोलिंग एक्शन की वजह से। और फेरिंग्स में आती है और फिर हम उसे स्वेलो कर लेते हैं और फूड जो है वो फूड पाइप यानी उसोफेगस में आ जाती है। ये उसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। ठीक हो गया? अब उसोफेगस में जब फूड मूव करती है तो उसने स्टमक की तरफ जाना होता है। समटाइम्स आपको बकायदा फील भी होता है कि उसोफेगस में से फूड मूव करके नीचे की तरफ जा रही है। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम लोग इतनी उजलत में खाना खाते हैं, तो बड़े-बड़े लुक़मे खाते हैं और चबा के नहीं खाते हैं, तो सम टाइम फूड जो है फूड पाइप में अटक भी जाती है, जिसकी वज़ह से आपको हिकअप्स आना शुरू हो जाती है, हिचकी आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया? और फिर हमें पानी पीना पड़ता है। वो पानी पीने की वज़ह से वो पानी प्रेशर लगाता है, तो फूड नीचे की तरफ को मूव करती है एंड यू कैन फील द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। ठीक है? उसोफेगस जो होती है, उसोफेगस इसे फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। वो मसल जो है डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं।
अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डायग्राम में, ये देखें, ये जो डायग्राम, अब ये देखें, यहाँ से फूड हमने स्वेलो किया और फूड ने नीचे की तरफ को आना है। ये फूड जो है स्फेरिकल मास में कन्वर्टेड है। ये स्फेरिकल मास को हम क्या कहते हैं, बॉलस कहते हैं फूड, जो कि हमने स्वेलो किया होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर उसोफेगस, यहाँ पे इसका डायमीटर नैरो हुआ है, यहाँ पर डायमीटर ज्यादा हुआ है, फिर यहाँ पर डायमीटर कम है, फिर डायमीटर जो है वो ज्यादा हुआ है। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये आपके सिलेबस का तो पार्ट नहीं, लेकिन आप इसे अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पर सर्कुलर मसल इस पॉइंट पे उसोफेगस फ्लेक्सिबल होती है यार, उसोफेगस फ्लेक्सिबल होती है तो मूवमेंट ये शो हो रही है ना। ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है उसोफेगस को फ्लेक्सिबल बना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ये जो पॉइंट जहां पर ये नैरो हुआ ये पॉइंट, यहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसोफेगस का जो डायमीटर है वो नैरो हो जाता है। और इस वाले पॉइंट पे जहां पर ये बॉलस मौजूद है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सर्कुलर रिलैक्स कर रहे हैं। इस पॉइंट पर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स कर रहे हैं। बेटे अगर आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल की समझ ना आ रही हो तो डोंट वरी, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल क्लियर कि हाउ द फूड मूव्स डाउन द ओसोफेगस। तो यहाँ पर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायमीटर नैरो हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डायमीटर वाइड हो गया। तो फूड को नीचे की तरफ को पुश मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नैरो है, नैरो यहाँ पर इसको पुश मिलेगा, फूड नीचे की तरफ को आएगी। तो जैसे जैसे फूड मूव करती चली जाएगी ये पुश इसको मिलता चला जाएगा। दैट्स हाउ द फूड मूव डाउन द उसोफेगस। और इस मूवमेंट को, इस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, जिसकी वजह से ये वेव लाइक मोशन प्रोड्यूस होती है, इसको हम पेरिस्टोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इट्स अ वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। और ये मसल्स कौन से होते हैं नॉर्मली, ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इनको हम स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में लें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो फाइनली क्या होता है, फूड जो है उसोफेगस से ट्रेवल करके स्टमक में आ जाती है। ठीक है, अब स्टमक में क्या है, स्टमक जो है हमारा, दैट्स दी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज फार एज द डाइजेशन इज कंसर्न। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन हो रही होती है। बेटे हुमायमा डोंट वरी बेटे, ये अभी टॉपिक जो है 2-3 दिन चलना है तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा, डोंट यू वरी। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आने हैं, किस तरह आने हैं, आई विल मार्क यू। मैं आपको रीडिंग भी करवा दूंगा, बट फर्स्ट आप अंडरस्टैंडिंग तो ले लें बेटे। अबू जर नदीम, यस बेटे, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसोफेगस में। ठीक है, तो ये पेरिस्टोलिसिस में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इनको एंटागोनिस्टिक मसल्स भी कहते हैं, और इनकी मूवमेंट को हम एंटागोनिस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ द फूड इज इनसाइड द स्टमक। स्टमक में फूड जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहती है, और स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अब स्टमक में क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती हैं, स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, अंदर लाइनिंग वाले सेल्स जो हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं गैस्ट्रिक जूस करते हैं। वो जूस क्या क्या होता है, उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहीं से वो जो पेप्सी का नाम जो है, ब्रांड जो है पेप्सी कोला, वो पेप्सिन से ही निकला है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टमक में याद रखें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की डाइजेशन होनी होती है, और स्टमक में फूड 3 to 4 आवर्स के लिए रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है। प्रोटीन्स की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, लेकिन यहाँ पर प्रोटीन्स को पहले पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट किया जाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। फिर पॉलीपेप्टाइड चेन को उससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। अच्छा, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो है, सॉरी, स्टमक के बाद जो है, स्टमक के बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड एंटर होगी
तो लीवर की सिक्रीशन भी आ जाएंगी और पेंक्रियाज की सिक्रीशन भी आ जाएंगी। लीवर की सिक्रीशन को बाइल कहते हैं। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर को हम पित्ता भी कहते हैं। अक्सर लोग जो हैं खुदा ना खास्ता किसी को गॉल स्टोन का प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पर स्टोन प्रोड्यूस होती है, गॉल ब्लैडर में। लीवर के सेल्स जो है बाइल प्रोड्यूस करते हैं। बाइल जो है आकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है टेम्पोरेरी, और जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो ये बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल आ जाता है। बाइल जो है फैट्स की डाइजेशन के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। बाइल जो है पथरी, जी बेटे, वो जो स्टोन की तरह ही होते हैं ये। वो रियल स्टोन भी हो सकते हैं, यस, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ठीक है। तो लीवर की सिक्रीशन को बाइल कहते हैं। बाइल गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होती है, और जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है तो बाइल जो है वो बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। क्योंकि बाइल जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फैट डाइजेशन इज कंसर्न। लिपिड्स और फैट की डाइजेशन में बाइल का बहुत अहम रोल है। अगर बाइल ना हो तो हमारी फैट की जो डाइजेशन है वो रुक जाती है, वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है। ठीक है। और जैसे और साथ साथ पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज की सिक्रीशन भी, ये देखें, ये नीचे जो है आपको ब्लू डक्ट नजर आ रही है। ये पेंक्रियाज से जो है पेंक्रियाटिक जूस क्रिएट होता है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए बाइल डक्ट के साथ मिलता है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करते हैं, जो प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं, जो फैट्स की डाइजेशन करते हैं। फैट की डाइजेशन उस वक्त होती है जब बाइल जो है फैट पर एक्ट कर चुका होता है। जब बाइल फैट पर एक्ट कर लेता है, फिर जो है फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो फैट की डाइजेशन करते हैं। अदरवाइज फैट की डाइजेशन जो है वो नामुमकिन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही अब्जॉर्प्शन होनी होती है फूड। ठीक है। और फिर यहाँ से फूड जो है ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाती है, और पूरी बॉडी सेल्स तक पहुंचा दी जाती है, जहाँ पे उसकी एसिमिलेशन होनी होती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है। जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आती है तो वो टेम्पररी तौर पर रेक्टम में स्टोर होती है। ठीक है। और फिर बाद में इनस के जरिए बॉडी से रिमूव कर दी जाती है। ये एक ओवरव्यू था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, बेटा, ओवरव्यू। कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगा, और मैं आपको मार्क भी करवा दूंगा। नो बेटे, यू डू नॉट नीड टू रीजॉइन द क्लास। कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको मार्क भी करवा दूंगा, आपको रीडिंग भी करवा दूंगा बेटे। बस आप लोग खुद से भी रीडिंग भी कीजिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है मजीद क्लियर हो जाए। अब कोई क्वेश्चन है अभी तक का क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी द क्वेश्चन। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन?